उपराष्ट्रपति के तौर पर 80 साल के हामिद अंसारी का दूसरा कार्यकाल आज पूरा हो गया है, लेकिन जाते जाते हामिद अंसारी मोदी सरकार पर निशाना साध गए। अपने कार्यकाल के ठीक एक दिन पहले हामिद अंसारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। हामिद अंसारी के मुताबिक देश के मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा का माहौल है और साथ ही देश में स्वीकार्यता का माहौल खतरे में है। हालांकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी के कार्यकाल के आखिरी दिन पीएम मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि हामिद ने राज्यसभा को अच्छी तरह से चलाया और सभी को मौका दिया। अंसारी ने मॉब लिंचिंग, घर वापसी जैसे मामलों और तर्कवादियों की हत्याओं को भारतीय मूल्यों के खात्मे जैसा करार दिया। सरकारों पर निशाना साधते हुए अंसारी ने कहा कि ये मामले ऐसे थे जिनसे लग रहा था कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगहों पर सामान्य कानून को लागू करने में शासन असमर्थ है। 2 दिन में 2 बार सरकार पर अपरोक्ष हमले करते हुए अंसारी ने एक तरह से अपना विरोध तो प्रकट किया ही, सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब अंसारी खुलकर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते दिखे, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। The words of the most distinguished of my predecessors, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, and I quote, "A democracy is distinguished by the protection it gives to minorities. A democracy is likely to degenerate into a tyranny if it does not allow the opposition groups to criticize freely and frankly the policies of the government. But at the same time, the minorities have also their responsibilities. While they have every right to criticize, their right of criticism should not degenerate into willful hampering. All groups must, therefore, have their rights and their responsibilities. I fervently hope that all sections of the House would seek to achieve this laudable objective." हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। मेरी तरफ से आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के रूप में आपकी सेवाओं के लिए दोनों सदन की तरफ से, देशवासियों की तरफ से भी आपके प्रति आभार का भाव है और आपका कर्तृत्व, आपका ये अनुभव और इस पद के बाद की निवृत्ति अपने आप में एक लंबे अरसे तक समाज जीवन में उस बात को वजन रखती है। राष्ट्र के संविधान की मर्यादाओं के चलते हुए देश को मार्गदर्शन करने में आपका समय शक्ति काम आएगा, ऐसी मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। बुरा लगता है, शर्म लगती है, अफसोस, क्योंकि अगर ये हालात आजादी के इतने साल बाद, जिस कौम के लोग ने गाना लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उनको बार बार हम ताने देंगे, उनको डर और भय से इस देश में झुका के रखेंगे कि उनको वफादारी बार बार सबूत करना पड़ता है देश से। जो संविधान का अधिकार दिया गया है उनको भी है। जिस तरह भाजपा और उसके सहयोगी लोग बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके के मैसेज डाल रहे हैं, जिस तरह नारे लगाते हैं, उससे कहीं न कहीं अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित समझ रहा है और राजनीति से वोटों के लिए किसी कौम को असुरक्षित कर दो, ये बहुत अच्छा देश के लिए नहीं होता। भारत का डीएनए है, भारत की संस्कृति और संस्कार है और हम मानते हैं कि सहिष्णुता हो, सद्भाव हो, इस संस्कृति और संस्कार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और बड़ी बड़ी चुनौतियां देश के लोगों के सामने आई हैं, देश के सामने आई हैं। उन चुनौतियों पर विजय हासिल करते हुए भारत के लोगों के इसी संस्कृति और संस्कार ने देश को मजबूत किया है और आगे भी मजबूत करेगा। तो क्या अल्पसंख्यक और मुस्लिम असुरक्षित हैं? इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ हैं राजीव जाकी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता, पूर्व पत्रकार और सामना के संपादक रह चुके हैं। मौलाना अंसार राजा गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हैं। साथ ही साथ विजय शंकर तिवारी जी, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और भारतीय धरोहर मैगजीन के संपादक। मौलाना अंसार राजा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप असुरक्षित हैं इस देश में? आप अपनी बात करिए, आप असुरक्षित हैं इस देश में?
मैं एक बात दीपक जी की नहीं, अपनी बात करिए। आप असुरक्षित है क्या? आप घर से आज निकले तो आपको लगा आपके साथ कुछ हो जाएगा, आपको कुछ कहा जाएगा? मुझे बताइए, आप क्या सुरक्षा की भावना महसूस करते हैं? मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज जो बहस चल रही पूरे मुल्क में कि देश के उपराष्ट्रपति साहब ने अपने आखिरी भाषण में जो रुखसती का भाषण था उनके पदों का, तो राजनीति खेल के गए। कायदे से उनको राजनीति खेलनी नहीं चाहिए, वो राजनीति खेल के। अब आपने बहुत, अब ये जगह जो है ये बात ठीक है, ठीक है ना। देश के राष्ट्रपति को आज पता चला कि हिंदुस्तान का मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है। देश के राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति थे, अगर जब मुस्लिम असुरक्षित है तो उनको राज्यसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपको फिर 10 साल तक जब आप मजा लूटते रहे, जब मलाई खाते रहे आप, तब आपको ये मुसलमान असुरक्षित नहीं लगा, डर नहीं लगा यहाँ के मुसलमानों को। मैं एक बात अंसारी साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अंसारी साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान खुदा से डरता है, बीजेपी से नहीं डरता। एक बात। अब जहां तक सवाल असुरक्षित का सवाल है, ये माहौल है मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ माहौल है? क्या आप असुरक्षित हैं? नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्र है, हम क्या, हमारे हिंदुस्तान का एक एक हिंदुस्तानी सब सुरक्षित हैं। तो उसको मुस्लिम हिंदू में अगर उपराष्ट्रपति बांटते हैं तो अच्छा, बहुसंख्यकों की सुरक्षा का क्या? उनके साथ जो अपराधी होते हैं उनका क्या? वनिका कुंडू के साथ जो कुछ हुआ उसका क्या? उपराष्ट्रपति की हैसियत से नहीं, बल्कि इनको एपीजे अब्दुल कलाम के वो जुमले याद रखने चाहिए थे। वो जुमले याद रखने चाहिए था जो उन्होंने राष्ट्रपति होते हुए कहे थे कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत सरजमीन है, यहां सब मिलजुल करके रहते हैं। देखिए, कुछ तंजीमें ऐसी हैं हिंदुस्तान में जिनकी वजह से माहौल खराब है, इसमें कोई शक नहीं। तिवारी जी की बात कर रहे हैं, मैं विश्व हिंदू परिषद का नाम ले रहे हैं आप कुछ भी समझ सकते हैं। कुछ भी क्यों समझू, मेरे नाम लीजिए ना। विश्व हिंदू परिषद सही, बजरंग दल सही, आरएसएस सही, ये कुछ तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की इस हिंदुस्तान में, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है और न मुल्क छोड़ के जाने वाला है। तो किसने बोला मुल्क छोड़ के चले जाओ? अरे किसने बोला? हर दूसरे दिन तो पाकिस्तान का वीजा थमाए बैठे रहते हैं। अरे बीजेपी के लोग बोला, हर दूसरे ने बोला। आपके देखिए, एक बयान बताइए, मैं बताता, पाकिस्तान चले जाए, एक बयान दिखाइए गिरिराज सिंह को छोड़ के, एक बयान दिखाइए ना। अरे साहब, आपके मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास, इन्होंने ये कहा कि जिसको बीफ खाना वो पाकिस्तान चले जाएं। इन्होंने खुद कहा। अभी जो आपको बयान दे रहे थे कार्य संचालन मंत्री है, ये भी कह रहे थे कि साहब पाकिस्तान चले जाइए। हमें ना पाकिस्तान जाने की जरूरत है, इसी जमीन पर पैदा हुए हैं, यहीं मर करके यहीं दफन हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हामिद अंसारी अपने पद का मजा लूटते रहे, इसी बात को चला के आप भी अपनी दुकान चला लेंगे? बिल्कुल नहीं, उनने 10 साल अपनी दुकान चला ली, आप भी चला लेंगे? नहीं, वो दुकान नहीं चला रहे थे, वो तो हिंदुस्तान की सरकार का मजा ले रहे थे। हम मजा नहीं ले रहे हैं सरकार का। हमें 125 करोड़, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार 125 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो बहस दूसरी है कि 3 साल से वो 125 करोड़ कह रहे हैं और बीजेपी कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। 325 करोड़, 125 करोड़, नहीं, इसमें मुसलमान बच्चे ज्यादा पैसा कर रहे हैं, उसमें गलत फैक्ट क्या है? आप पॉपुलेशन, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता? वो 3 साल से 125 कहते चले आ रहे हैं। 125 तो बात है, देखने का नजरिया, सच को स्वीकार हामिद अंसारी साहब की बात मैं प्रेम शुक्ला जी को लाना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी को, विजय शंकर जी, एक मिनट में प्रेम शुक्ला साहब की बात से, हाँ, इनको अंसारी साहब की बात से भी है, नहीं है, लेकिन उनकी बात कहना भी है। मुझे बताइए, ये दोहरा रवैया मौलाना अंसार जैसे लोग क्यों अपनाते हैं? नहीं, दरअसल अल्पसंख्यक समुदाय में और विशेष करके मुसलमानों में कोई असुरक्षित यदि होता तो क्या यह संभव है कि मौलाना बरकती इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देने के बावजूद स्वयं को सुरक्षित महसूस करते? क्या बशीर हाट के दंगों के बावजूद भी अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को सुरक्षित महसूस करता? और हामिद अंसारी जी ने जब ये बात कही कि मुसलमान या अल्पसंख्यक असुरक्षित है, तो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने उनके मन से इस असुरक्षा के भाव को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए? और यदि उन्होंने ये प्रयास नहीं किए तो क्या उन्होंने अपने संवैधानिक पद के साथ बेईमानी नहीं की? और ये बेईमानी की तो क्यों की, किसके दबाव में की, ये भी उनको स्पष्ट करना चाहिए। चूंकि जब तक आप जो है पद पर बैठे उसका आनंद लीजिए, और जब पद का आनंद आप ये बात आप चले जाए, आप इस देश को, इस देश में आम जनता को
मुंह पे मारना चाहिए था उनके कि क्या कह के जा रहे हो तुम ये। तब आप ही बोलते हैं कि आपने मुसलमानों को डराने हम वही कहते बिल्कुल, आप ही कहते हम तो आज कह रहे हैं कि हामिद अंसारी साहब ने गलत बयानी की, हम कह रहे हैं कि हामिद अंसारी ने गलत बयानी की, हम कह रहे हैं मौलाना हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, ना वो किसी से डरता है। लेकिन माहौल बन गया है, आपका ठीक नहीं, है, माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बन गया है। अरे बीएचपी माहौल बन गया है, माहौल बना रही है, माहौल बन गया है, माहौल बनाया जा रहा है। मौलाना अंसार रजा मैं नहीं चाहता के नाम पर रक्तचाप मजे बढ़ने लूट के रहे हैं, कारण नहीं साहब, आप बिल्कुल भी नहीं, लूट सब रहे हैं। कहने की चीजें हैं कि कौन मजे लूट रहा, मजे वो लूट रहे थे 10 साल उपराष्ट्रपति रह करके हिंदुस्तान की हुकूमत को गाली दे करके चले गए। अंसार रजा मैं नहीं चाहता कि आप असुरक्षित हो जाएं। नहीं, हमें आपका स्वास्थ्य कोई बिगड़ जाए। असुरक्षित कर भी नहीं मैं सकता प्रेम शुक्ला आपके जी। स्वास्थ्य की भी जो है, अंसार रजा को कुशल कोई रहने की अंसार कामना रजा करता को हूं। क्या भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को गया हम आपको असुरक्षित नहीं कर सकता। तो ये बात हामिद अंसारी साहब को समझा नहीं, दीजिए ना, जाके उनको तो पता है जाके ना, डेलीगेशन उनको बना तो के नहीं चाहते। लेकर जाइए। हिंदुस्तान का एक इस करोड़ तरह से दूसरों को मुसलमान हो रहे हैं। ना हामिद और ये अंसारी का सुरक्षा कल बहुत मोहताज कृपा था, करके ना आज मोहताज है। ये सिर्फ अपने रब से डरता है, किसी से नहीं डरता। और आज तो हमको आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात बहुत अच्छी लग रही है, ये बस जो आज चिंता सुबह का उन्होंने रक्तचाप ट्वीट किया, बढ़ जा रहा है। बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है आज उन्होंने। मैं आपका वेलविशर हूं। मैं नहीं चाहता कि आपका रक्तचाप बढ़ जाए, बीमार पड़ जाए। नहीं, हम नहीं पर बीमार आप पड़ते स्वस्थ सर। रहें, मेरी कामना है। जी। इसलिए थोड़ा संयम से रहें तो बेहतर रहेगा। नहीं, संयम से हम हैं। नहीं पड़ेंगे ना, ठीक है। मतलब आपका रक्तचाप ऊपर भी चढ़ जाए तब भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ना, बिल्कुल नहीं। ये रक्तचाप पर आपकी जो विजय है, इसके लिए भी मैं आपको शायद एक शुभकामना मुद्दे देता पर हूं। आते हैं, प्रेम शुक्ला साहब मुद्दे लेकिन पर मेरी आते हैं। बात पूरी हो जाने दीजिए जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए थोड़ा सा सर। हाँ, देखिए इस देश में कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ना पहले असुरक्षित थे ना आज असुरक्षित है। लेकिन कुछ मामले ऐसे जैसे वंदे मातरम का मामला है, भारत माता की जय का मामला है, इन मामलों में 1947 के पहले जो वंदे मातरम का विरोध करते थे उन विरोधियों ने पाकिस्तान का निर्माण कर लिया, ये सत्य है। और अब आज जब कोई वंदे मातरम का विरोध करता है तो कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग कई बार एक प्रश्न पूछते हैं। अब उनके प्रश्न पूछने के मौलिक अधिकार से भी आप उनको वंचित कर देंगे और किसी को जो है वो वंदे मातरम के अपमान करने का, तिरंगे के अपमान करने का, जहां पर गौ हत्या प्रतिबंधित है वहां गौ हत्या करने का, बारंबार राष्ट्रीयता को जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का, इसको यदि आप अधिकार मानेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोकतंत्र की समझ से हट रहे हैं। लोकतंत्र की जो समझ है, जिसमें जब आप कहते हैं प्लूरलिज्म की बात करते हैं तो उसमें सबको साथ रहने की बात है। ये बात नहीं है कि एक आदमी जो है वो दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं रखेगा, रोज उसकी भावनाओं का कत्ल करेगा और उसकी भावनाओं को अगर स्पर्श भी कर दिया तो वो जो है तत्काल वहां आंदोलित हो जाएगा, दंगा करने लगेगा, हिंसा फैला देगा और उसके हिंसा के अधिकार को आप लोकतांत्रिक अधिकार कह के उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो सोच है इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है जाना पड़ा, बाकियों के पास भी जाना पड़ेगा। मौलाना साहब तिवारी जी, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या विश्व हिंदू का परिषद का इकलौता काम मुसलमानों को डराना है? आरएसएस का इकलौता काम मुसलमानों को डराना है? दीपक जी, एक मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताइए आप। दीपक जी, हामिद अंसारी साहब ने अभी कुछ महीना पहले भी इसी प्रकार का एक बयान दिया था और मैंने टीवी चैनल में कहा था कि उनको अगर राजनीति करनी है तो उपराष्ट्रपति भवन से बाहर आकर के और त्याग पत्र देकर के राजनीति करें। ये तब से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। आज उनका जो बयान है वो सीधे के सीधे, आज उनको अपेक्षा तो देश को ये थी कि बाहर आकर के ये राष्ट्र को के नाम पर एक संदेश देंगे और जो राष्ट्र समुन्नत है और एक रहे उसका एक देंगे। लेकिन उन्होंने 20 करोड़ मुसलमानों को संबोधित किया उन्होंने, और 20 करोड़ मुसलमानों को संबोधित कर उन्होंने एक बात कही कि भय का माहौल है। तो ये भय का जो माहौल है ये समझने की आवश्यकता है। भय का माहौल किसके ऊपर होना चाहिए? जो लोग लिंचिंग करते थे, जो लोग मुस्लिम लिंचिंग करते थे, जो लोग केरल में संघ के कार्यकर्ताओं के हाथ पैर काट करके उनको विकृत कर दिया जाता था, इनको भय का माहौल वहां पर हिंदुओं पे नहीं नजर आया। प्रशांत पुजारी को उनके मां बाप के सामने काट काट के फेंक दिया गया, हामिद अंसारी साहब को वहां पर भय का माहौल नजर नहीं आया। सारे के सारे कश्मीर से कब का हिंदुओं को निकाल दिया गया था, अभी तक हामिद अंसारी साहब को भय का माहौल नजर नहीं आया। मालदा में 2.5 लाख मुसलमान इकट्ठा होकर के हिंदुओं की दुकानें जला दी, उनको मारा काटा, तो कोई भय का माहौल नजर नहीं आया उनको। यानी आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो हामिद अंसारी साहब, आप जिन्ना बनने की तैयारी में हैं, आप देश की विभाजक रेखा खींच रहे हैं, सारा देश समझ रहा है ये। और जो अभी अंसार रजा साहब कह रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन, तो आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि
भय किस बात का है? मुजफ्फरनगर में दंगा होता है दीपक जी, आपको ध्यान में है, उसमें से एक ही प्रकार के दो दोषी ठहराए जाते हैं। एक मुस्लिम थे, एक हिंदू थे, विधायक थे। हिंदू विधायक को आप जेल भेज देते हैं और मुस्लिम व्यक्ति को चौपर में बिठा करके आप लखनऊ बुलाते हैं। हाँ, वो अगर खत्म हो गया है तो भय का माहौल जरूर है, और शासन का भय का माहौल इस प्रकार के अराजक लोगों के मन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हिंदुओं का इस प्रकार से उनके ऊपर टारगेट करना, अंसारी साहब आप जिन्ना बनने की तैयारी में हैं, और यह समझ लेना चाहिए कि यह देश अब जिन्ना को स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, मैं सोनिया गांधी का एक स्पीच देख रहा हूं जो भय के माहौल की बात कर रहा था राजीव त्यागी जी, और यही बयान हामिद अंसारी साहब देते हैं। तो क्या वो अपोजिशन का कार्ड खेल रहे थे? वो जो उनको कांग्रेस ने, लेफ्ट पार्टियों ने फेवर किया था, उसका जवाब दे रहे थे 10वें साल में 10 साल की सरकार के मस्ती लूटने के बाद? देखिए दीपक जी, आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने भी दो बातें कही थी अपने विदाई भाषण में, और देश को जो संबोधित किया था उन्होंने एक बात कही थी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने कि हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा जो धरोहर है वो टॉलरेंस है और सहिष्णुता है और समानता। जो हम समानता रखते हैं वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। क्या 3 साल में हम निश्चित रूप से एक बात नहीं कह सकते कि जिस तरह से वर्गों के द्वारा, समूहों के द्वारा और बहुत सारे लोगों के इकट्ठे द्वारा भीड़ तंत्र जो बन गया है, जो लिंचिंग कर रहा है, जो कानून अपने हाथ में ले रहा है, 125 करोड़ का देश है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। 125 करोड़ का देश है। सबसे बड़ा आरोपी अगर इसमें कोई है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पर ये राजनीति खड़े की है, ये नरेशन खड़ा किया है, और इस राजनीति से आपने 70 साल खूब मजे लूटे हैं। लेकिन आपको पता है अब ये नरेशन नहीं चल रहा है, तो फूके हुए कारतूस को फिर चलाने की कोशिश कर रहे हैं आप। और हामिद अंसारी साहब भी आपकी देन है, जिन्होंने भय का माहौल खड़ा कर दिया है। देखिए, फूके हुए कारतूस तो बहुत सारे प्रेस में भी हैं जो तरह तरह के सवाल पूछते हैं और हम लोग जवाब देते हैं, उसका कोई हमें दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा दीपक जी कि जिस कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को जीवित रखा उसकी वजह से आप सवाल पूछ पा रहे हैं मुझसे, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मुस्कुरा के जवाब दे रहा हूं। मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा दीपक जी, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक निश्चित रूप से परिपाटी। मैं जवाब दे राजीव त्यागी जवाब याद कर लीजिए, वो क्या था, वो प्रजातंत्र करना, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। मुझे आप जवाब देने का मौका देंगे दीपक जी? क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही सहिष्णुता है? नहीं, इसको आप सहिष्णुता से जोड़ रहे हैं। अगर एंकर एक सवाल करता है तो आप उसको सहिष्णुता से जोड़ रहे हैं। सरकार को चलाने के लिए, हाँ, किसी भी सरकार को, किसी भी देश को अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, क्या आप अभी भी वही चाहते हैं? मैंने उस शब्द के लिए बोला, उस शब्द के लिए बोला, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। पत्रकारों को फुका हुआ कारतूस कह देते हैं। नहीं, कहे अपने राय रखने के लिए वो स्वतंत्र है, मैं उसको डिफेंड भी नहीं करूंगा, मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, ये उनकी समझ है। लेकिन मेरी ये समझ है कि 70 साल से अगर अल्पसंख्यक, मैं जवाब तो दे दूं प्लीज, अब जवाब दे दूं प्लीज, जवाब दे नहीं रहे, बताइए। अब ये पत्रकारों के ऐसे हिमायती बन रहे हैं, जितने भी ये विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग बाग बैठे हैं, जो लोगों के छापे पड़वा रहे प्रेस के लोगों के यहाँ, और प्रेस को छापा पड़वा के मुश्किल टाइट करना चाह रहे हैं, वो लोग अभी तो हिमायती बन रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, हम मूल मुद्दे पे आते हैं। छापे नहीं पड़ने मूल मुद्दे पे बहुत स्पष्ट हम कहना चाहेंगे, पत्रकारों को भ्रष्टाचार करने का आप संवैधानिक अधिकार। छापे आप डलवा रहे हो भाई, छापे आप डलवा रहे हो प्रेस पे, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, प्रेस के लोगों को, आपके विरुद्ध प्रेस के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सम्मेलन प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपके विरुद्ध प्रेस के लोग खड़े, बलात्कार, गबन, इन चीजों में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस के कुकर्मों पर पर्दा डालते थे। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के कुकर्मों पर पर्दा डालने वालों को संवैधानिक अधिकार आपके कुकर्म है, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता जिस तरह से, आपकी पार्टी के नेता जिस तरह से वो हवाले के कारोबार में का माहौल बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं
क्योंकि आप मूल मुद्दे हवाला कारोबारियों पे छापा नहीं पड़ना आप चाहिए, मूल मुद्दों पे भ्रष्टाचारियों पे छापा नहीं पड़ना चाहिए, गड़बड़ करने वालों पे छापा नहीं पड़ना चाहिए, फर्जरी करने वालों पे छापा नहीं पड़ना चाहिए, 420 वालों पे छापा नहीं पड़ना चाहिए। ये नया संविधान ला रहे हैं आप। लेकिन वर्णिकार कोटलों को छेड़ने वाले विकास बराला पर भी छापा पड़ना चाहिए, उसको भी बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैं आपको कहूंगा प्रेम शुक्ला जी, सुभाष बराला को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये भी एक विचार में प्रश्न है। गिरफ्तार भी किया गया, बता दीजिए ना कि उनको आप बेटी गिरफ्तार पढ़ाओ भी किया बेटी गया। पढ़ाओ कहते हो, किस तरह से हरियाणा में बेटियों के साथ झगड़ा हो रहा है। ये हमारा नैतिक पहलू है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वहीं से शुरू किया वहीं खत्म हो गया। क्या हम नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में लोग बाग समूहों में इकट्ठे होकर के एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। हिंदू की हत्या हो, मुस्लिम की हत्या हो, एक भारतीय की हत्या होती है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है। और निश्चित रूप से कानून हाथ में लेने का किसी को भी दायित्व नहीं है, और उनकी किसी को भी दायित्व नहीं है। बलात्कार होता है, कानून हाथ में लेने का किसी का भी जो है अधिकार नहीं है। सरकारें क्या कर रही है? जब सरकार बैठे हुए लोग साथ में निरंजन ज्योति, साक्षी महाराज, आप क्या आरएसएस के लोग बाग, विश्व परिषद के लोग बाग जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन बयानों से देश का भला नहीं होगा। देश का भला जब होगा, दोनों अगर एक दूसरे पर बोलते रहेंगे तो कोई बात नहीं सुनाई पड़ेगी। दोनों अगर एक दूसरे पर बोलते रहेंगे तो कोई बात नहीं सुनाई पड़ेगी। मुझे लगता है राजीव त्यागी जी, अब आप 30 सेकंड या 1 मिनट में कंक्लूड कर लीजिए ताकि मैं सवालों को लेकर आगे जाऊं। लेकिन तर्क पर अगर बात करेंगे आप तो मैं भी तर्क पे करूंगा। देखिए दीपक जी, मैंने तार्किक बातें ही की हैं। मैंने जब कहा कि प्रेम और शांति अहिंसा निश्चित रूप से अगर रहेगी देश जब भी आगे बढ़ेगा। लेकिन देश में जो सरकार में बैठे लोग बाग हैं जब इस तरह के बयान देंगे तब हर व्यक्ति को शिकों से देखेंगे, हर व्यक्ति को पाकिस्तान की बात करेंगे। अमित शाह जी को बयान याद है आपको? वो कहते हैं मोदी सरकार यदि आ गई तो पाकिस्तान आग उठा के भी नहीं देखेगा। इन पाकिस्तान से क्या कर रहा है, सैनिकों के साथ क्या कर रहा है, इसमें कोई जवाब है किसी के पास? सरकार जवाब देगी इसमें, शांति पर बात करने का सरकार जवाब देगी इस पे। मुझे ये बताइए प्रोडक्शन घट गया है, एक्सपोर्ट घट रहा है, देश घट की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी घट रही है। और राजीव जी कर रहे हैं, ठीक है, आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को एक इंटरनल पॉलिटिक्स में क्यों ला रहे हैं? मुझे ये सुन के थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप एक जिम्मेदार स्पोक्स पर्सन हैं, मुझे सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप भारत और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे को असहिष्णुता के साथ जोड़ रहे हैं। मतलब अपने देश की कलई आप खुद खोल रहे हैं पाकिस्तान के सामने। बिल्कुल कल को आपका ये बयान जो है पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चलेगा। मैंने हामिद अंसारी जी का ये बयान पाकिस्तान के चैनलों पर चलेगा। मैंने इसलिए जोड़ा, मैंने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की है। आप फिर गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आप पे आरोप लगाता हूँ, मैं आप पे आरोप लगाता हूँ, आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप बयान निकलवा के दिखाइए मेरा, बयान निकलवाइए मेरा पूरा। और मैंने आप कह रहे हैं पाकिस्तान हाथ उठा कर नहीं देखेगा, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हाथ उठा के नहीं देखेगा। राजीव जी एक सेकंड, क्या हामिद अंसारी साहब ने जो शपथ ली थी, उपराष्ट्रपति बनते हुए जो शपथ ली थी, क्या उस शपथ को उन्होंने नहीं तोड़ा? उन्होंने पूरी सार्वभौमिक इस देश के पूरे 125 जो जितनी भी जनता है उसके लिए शपथ ली थी। विजय शंकर तिवारी जी ये बात करते हैं ना, उन्होंने अपनी शपथ थोड़ी की नहीं तोड़ी। एक बड़ा जघन्य अपराध, उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने एक जघन्य अपराध कर दिया। विकास से देश का बड़ा होगा, नौकरियों से देश का बड़ा होगा, किसान को मूल्य देने से देश का बड़ा होगा, महंगाई कम्युनिटी देने से देश का बड़ा होगा। देश का भला के लिए सरकार को बताइए ये संविधान चलेगा। संविधान में बैठा हुआ व्यक्ति जब इस प्रकार की बात करता है तो देश कहां जाएगा? भय का माहौल नहीं बनेगा, रसातल में नहीं जाएगा। अरे कम से कम एक बात समझ लीजिए राजीव भैया, राजग के समय एक राष्ट्रपति बने थे एपीजे कलाम, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की बात करते थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राष्ट्रपति बनाया, केवल 20 करोड़ की बात करते हैं। अरे ये देश क्या सिखाया आपने उनको? क्या सिखाया आपने उनको? क्या उसको भी कैटेगरी में रखेंगे? आपने बनाया प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो 20 करोड़ की बात कर रहा है, गुंडे 20 करोड़ की बात करेगा, देश चलेगा। इसलिए संवैधानिक पदों पर लोग बिठाए जाते हैं, ध्यान करके बिठाया जाता है। आप भी बताइए, प्रधानमंत्री केरल में दूसरी बात करता हूँ, पिछले 10 सालों में
बताइए ना, 132 लिंचिंग विश्व हुई है। परिषद के पुलिस परिसर वाले में मारे बैठे गए, हैं, वो हिंदू कितने लोग मारे बताएं गए, कि गोरक्षक मारे गए। हामिद अंसारी साहब कहाँ थे जब वो लिंचिंग हुई? हामिद अंसारी साहब कहाँ थे? कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए। हाँ, वो भी मार गए। हामिद अंसारी साहब कहाँ थे? नहीं, तब वो जवाब डिस्क्लोज दीजिए। के तब वो क्यों नहीं बोले? कहा हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, सिख आपको मरे, विरोध ईसाई करना मरे। चाहिए। अगर जिंदा जिनकी बनने कोई वाले व्यक्ति हामिद मरता है, अंसारी का तो विरोध करना चिंता का विषय है। चाहिए। मैं विरोध करता हूँ उनका। नहीं, राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, हमने तो डीएसपी साहब जो मारे गए थे जम्मू कश्मीर में, उनका मुद्दा भी उठाया। हमने जो ब्राह्मण बिल्कुल उठाया। उनका मुद्दा भी उठाया। हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, चलिए, सिख मरे, ईसाई मैं मरे, मानता हूँ, सब मैं मानता हूँ, चीजें होती हैं। मैं मानता हूँ राजीव त्यागी जी, आप अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े रक्षक हैं। हालांकि अगर आप मुझे मॉब लिंचिंग के 10 इंसिडेंट गिना दें जो याद हो आपको, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगेगा। मैं संविधान का रक्षक हूं, मैं देश के कानून का रक्षक हूं, मैं किसी का ना तो अल्पसंख्यक का रक्षक हूं ना बहुसंख्यक का रक्षक हूं, मैं आपका भी रक्षक हूं, अपना भी रक्षक हूं। मुझे आप कैटेगरी में मत बांटिए प्लीज, मुझे कैटेगरी में मत बांटिए। दीपक जी आपसे आग्रह करूंगा। नहीं, मैं कैटेगरी में नहीं बांट रहा हूँ, मैं तो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी बता रहा हूँ कि पहले हमको अल्पसंख्यकों को साथ मुझे मत रखना है। बांटिए। मनमोहन सिंह जी ने अगर बयान मेरा दिया था में कि बस देश के चलेगा तो मैं संसाधनों पंचकुला पे की पहला रक्षा हक करूंगा। अब माइनॉरिटीज का है। पंजाब से कश्मीर की भी रक्षा करूंगा। मेरे बस चलेगा तो मैं सिंधु के परिषद के जो मेरे मित्र बैठे हैं तिवारी जी, उनकी भी रक्षा करूंगा और अपनी रक्षा भी करूंगा। नहीं, ठीक करते हैं वो है, लेकिन देश में जहां भी जो भी आपदाएं आती हैं, कौन कांग्रेस है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, और मैं उम्मीद करूंगा हम कि जब बिल्कुल मैं मुसीबत में हूं तो ये मेरे मित्र मेरी रक्षा करें। उनकी रक्षा करते हैं। चरखी दादरी एक बड़ा उदाहरण है। अंसार रजा बैठे हैं, हवाई जहाज गिरा, सारे मुसलमान लोग थे, हमने उनके परिवार को अपने घरों में रखा। हमने नहीं देखा कि मुसलमान की ईसाई हैं। जब सेवा की बात आती है, जब राष्ट्रीयता की बात आती है और जो भय का माहौल पैदा करेगा, जो 20 करोड़ की बात करेगा इस देश में, वो इस देश को स्वीकार नहीं होगा, किसी भी तरीके से नहीं होगा। एक मिनट, मौलाना अंसार रजा आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अंसार रजा आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं तिवारी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं यही चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की रक्षा करे, मुस्लिम हिंदू की रक्षा करे, सिख मुस्लिम की रक्षा करे, मुस्लिम सिख की रक्षा करे, तभी देश बेहतर हो पाएगा। जब हम एक मुट्ठी में बैठ करके बात करेंगे तभी हम देश को आगे चला पाएंगे। हामिद अंसारी साहब ने जो कुछ कहा है, बहुत सारे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडर उनकी बात का सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको मुसलमानों के मामला से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि हामिद अंसारी साहब का ये बयान जिस वक्त आया है, ये गलत मौके पर बयान आया है और गलत बयान आया है, देश को तोड़ने वाला है। देखिए, वो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, उससे ज्यादा हम उससे ऊंचे हम नहीं जा सकते, उससे हम ऊंचे नहीं जा सकते, हमारी भी कुछ मर्यादाएं। ठीक है, अब मैं एक बात तिवारी जी, माय डियर फ्रेंड, देश इतना कमजोर नहीं है कि चंद प्रयासों से देश टूट जाए। सर, मैं वही बात कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि देश चंद बयानों से टूट जाए। राजीव जी नहीं, तो फिर जब ऐसा है तो फिर आप फिर विश्व हिंदू परिषद के बयान को गलत क्यों कह रहे हो? अगर आप नहीं टूटेगा देश, जब संविधान इतना मजबूत है तो एक बात कभी करो ना। अभी कह रहे हैं आप विश्व हिंदू परिषद का बयान, नहीं, हम 125 करोड़ की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? 20 करोड़ की बात करते हैं, देश नहीं टूटेगा। देखिए, मैंने तो राष्ट्रपति महोदय का उदाहरण दिया है, प्रधानमंत्री महोदय का उदाहरण दिया है, क्या उनको भी इसी कैटेगरी में प्रधानमंत्री ने कहा उनको बुरा कहा है? महोदय की कैटेगरी में आप रख रहे हैं। उन्होंने जो बात कही है कि माहौल खराब है, इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क का माहौल हिंदू खराब है। राष्ट्रपति को कोई शक नहीं इसमें कि गाय की रक्षा के नाम पर 29 मुसलमानों की हत्या हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो भी करते थे, लेकिन डरते माहौल का जो जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये बिल्कुल गलत है। हम कहीं डरे हुए नहीं है इस मुल्क में, हम सुकून के साथ चैन की नींद सोते हैं। हामिद अंसारी हमारी रक्षा करने नहीं आते, हमारी सुरक्षा हमारा रब करता है। हामिद अंसारी की रक्षा में हम नहीं रहते। हाँ, माहौल खराब है मुल्क का, इसमें कोई शक नहीं है। वो विश्व हिंदू परिषद ने, लेकिन माहौल खराब किया है, बजरंग दल ने माहौल खराब कर रखा है लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है। जो अब तक विश्व हिंदू परिषद ने माहौल गंदा कर रखा है इस मुल्क का। आप देखिए ना, हामिद अंसारी साहब ने क्या कहा, अब समझ में आ जाएगा। ये माहौल अगर आपने नहीं गंदा किया होता तो तिवारी साहब, हामिद अंसारी साहब को ये नहीं कहना पड़ता। किसने खराब किया है? गंदा माहौल आप लोगों ने किया है, किसने माहौल खराब किया? हामिद अंसारी साहब के बयान से पता चल गया, पता ये चल गया कि उन्होंने देख लिया कि आप लोगों ने क्या किया। चल गया आप लोगों ने क्या किया? पुलिस वालों पर गोलियां चलती हैं, पुलिस वालों पर ट्रक चढ़ते हैं, उन पर गोरक्षकों पर पुलिस वाले बचाने जाते हैं, किया। भाई
पुलिस वाले तो गोरक्षक नहीं है ना जी, उन पर गाड़ियां चलती हैं। उन्होंने तो कौन चलाता है? नहीं, वो जिनके बचाव आप कर रहे हैं, जिनका हामिद अंसारी साहब बचाव करते हैं, आप बचाव करते हैं, वो लोग चढ़ाते हैं। अगर उनके अंदर भय है तो ये देश के लिए बहुत सुकून की बात है, अच्छी बात है। देखिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं तिवारी जी, वो गलत कर रहे हैं। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जान किसी की नहीं जानी चाहिए। और अभी जो इस वक्त आप लोगों ने, जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो माहौल आप लोगों ने बनाने की कोशिश की है, एक सुन लीजिए। केरल में राजेश की हत्या, केरल हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, पूरे देश में। आपने अखलाक को भी टुकड़े टुकड़े किया है। हाँ, बिल्कुल, आपने अखलाक को भी टुकड़े टुकड़े किया, पहलू खान को भी टुकड़े टुकड़े किया है, मैंने कहा जुनैद को भी टुकड़े टुकड़े किया है। देश में किसी की भी हत्या फिर कोई कार्य नहीं है। तो फिर आप एक आदमी को क्यों कर रहे हैं कि साहब आप केरल के आदमी का तस्करा कर रहे हैं? अरे भाई, हम तो आप सबका तस्करा कीजिए, जो कुछ मुल्क में हो रहा है। अखलाक के लिए तो आप खड़े हो गए, प्रशांत पुजारी हम नहीं खड़े हुए, प्रशांत पुजारी के लिए नहीं खड़े हुए। बात गलत हुआ है तो गलत हुआ है। आप टारगेट करके खड़े होते हैं जी नहीं। देश में 125 करोड़ की बात नहीं करते, आप भी 20 करोड़ की बात करते हैं। हम 20 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। राजेश के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? प्रशांत पुजारी के लिए क्यों नहीं खड़े? अरुण माहौर के लिए नहीं खड़े हुए? आप उस देश के नागरिक नहीं है क्या? उनके अंदर भय नहीं, हिंदुओं में भाव का आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप जिसकी बात कर रहे हैं केरल में, जिस एक नौजवान की हत्या हुई है, क्या उसमें 20 करोड़ में से कोई एक था क्या? एक नाम बताइए आप। एक मिनट, आपने जो मोहर की बात की है, उसमें क्या 20 करोड़ हिंदुस्तानियों में से कोई एक आदमी था क्या? एक मिनट, बहुत बढ़िया बात कही आपने। था क्या? आप 20 करोड़ में खड़े हैं। हम 20 करोड़, आपने कहा ना, क्या 20 करोड़ की बात कर? हत्या गलत हुई, जिसने भी की गलत हुई, लेकिन क्या मुसलमान बयान आया? किसी का बयान आया उसमें? मुसलमान ने बयान आया, अरुण माहौर के लिए बयान आया। ये अरुण माहौर हो, प्रशांत माहौल किसके बीच में? किसके बीच में? किसने मारा किसने? इस देश में भय का माहौल तिवारी जी, मारा किसने मारा? बताइए ना। उन्होंने मारा जो आपका बचाव करते हैं। कौन? हमारा बचाव कोई नहीं करता। आपके साथ हमारा बचाव सिर्फ हमारा खुदा करता है। जो हम न कांग्रेस के मोहताज है, न बीजेपी के मोहताज है, और न हामिद अंसारी के मोहताज है। किसी के मोहताज नहीं है। से गुजारा नहीं होगा जब तक आप समदर्शी नहीं होंगे, पूरे देश को एक समान नहीं देखेंगे। और हमें मत बताइए, आप देखो, ये विश्व हिंदू परिषद देखे, विश्व हिंदू परिषद इसको प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कुछ लोग। चलिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, राजीव त्यागी जी, एक सवाल पूछता हूँ। अभी तक 125 करोड़ की जनसंख्या में मॉब लिंचिंग के कितने केस हुए होंगे? कितने केस हुए होंगे मॉब लिंचिंग के? कोई 10, 12, 15, 20, 30, 100? परसेंटेज क्या हुआ उसका? देश में परसेंटेज क्या हुआ? जो अभी तक 2010 से लेकर के वर्तमान सरकार के आंकड़े बता रहा हूं, और अब तक जितने भी लिंचिंग के मामले हुए हैं, उसमें 97% लिंचिंग के मामले निश्चित रूप से 2014 के पश्चात 2017 तक हुए हैं। ये कैसे कह सकते हैं? एनसीआरबी का डाटा है। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? कोट किया, पहली बात। दूसरी, किसका डाटा कोट किया आपने? सरकार का डाटा। अरे आप तो बड़े स्मार्ट पत्रकार हैं, प्लीज मैं आपको बड़ा सम्मान करता, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। अपनी जो आपके कान में लेपल लगा हुआ है ना, उससे कहिए कि वो अभी जो है ना डाटा निकलवाए। 97% लिंचिंग के जो मामले हैं 2014 से लेकर 2017 के बीच में हुए। किसका डाटा है बताइए ना? ये डाटा किसका है? मैं अभी वेरीफाई करके बताता हूँ। आपका सोर्स क्या है? डाटा है, सरकार का डाटा है, सरकार का डाटा है। किस सरकार का? उसके कौन से भाग का, कौन सी एजेंसी का? और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सरकार का डाटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, निकलवाइए। अरे कहां से आया ये डाटा, ये तो बताइए। होम मिनिस्ट्री ने जारी किया, अल्पसंख्यक कमीशन ने जारी किया, SC/ST ने जारी किया। वही बता रहा हूं। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से दीपक जी, दलितों पे 24% दलितों पे हत्या ज्यादा हुई है। दलितों पे जो आक्रमण हुए 3 साल में 24% ज्यादा हुए। एनसीआरबी के डाटा है, एनसीआरबी का डाटा निकलवा दीजिए 2014-15 का। आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं या दलितों पर अत्याचार की, ये बता दीजिए। अरे राजीव त्यागी जी, आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं या दलितों पर अत्याचार की, ये बता दीजिए। काम किया था गौरक्षा के नाम पर, वो किसी ने देखा नहीं क्या? रोहित मुल्ला ने जिस तरह से फांसी के पंजे को चूमा सरकार की ऐसे सुनता की वजह से, वो किसी ने देखा नहीं क्या? सबने देखा, पूरे देश ने देखा। हत्याएं भी 3-4 प्रकार की हैं। एक हत्या जो रंजिशन की जाती है,
एक हत्या जो एक व्यक्ति की पॉलिटिकल हत्या है, पॉलिटिकल लोगों की जबरदस्त हत्या की जाती है, एक हत्या धर्म के आधार पर हत्या की जाती है। सबसे बुरी धर्म के आधार पर हत्या सारी बुरी होती है, लेकिन सबसे बुरी धर्म के आधार पर की भी हत्या होती है। मैं मानता हूं लोगों को निश्चित रूप से प्रेम पूर्वक रहना पड़ेगा, प्रेम से रहेंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। क्योंकि सरकार प्रेम से रहना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार विकास नहीं कर रही है, सरकार विकास के पैमाने पर पूर्णतः फेल है। इसलिए शामिल कर लिया शामिल कर लीजिए, शामिल कर लीजिए। इन मुद्दों में उलझाना चाहती है, सांप्रदायिकवाद में उलझाना जाती है, गाय में उलझाना चाहती है, मेरठ हरियाणा भी याद कर लिया करो और जातियों में उलझाना चाहती है, हाशिमपुरा भी याद कर लिया करो। मैं अभी एनसीआरबी का डाटा निकाल देता हूँ। रिसर्च भाई एनसीआरबी का डाटा निकाला जाए, आपको थोड़ा वक्त लगेगा मुझे पता है, लेकिन एनसीआरबी में मेरे ख्याल से ऐसा कोई डाटा नहीं है कि उसने ये डिसाइड कर लिया हो कि 2010 से लेके 2017 तक के आए हैं और उसमें 97% मोदी सरकार के हो गए। आप मुझे ये बताइए कि आप जाति की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं या आप दलितों की बात कर रहे हैं? एक बात करिए ना। राजनीतिक बात नहीं कहता हूं। गौ रक्षा के मामले में जितने भी अभी तक हत्या लिंचिंग हुई हैं और निश्चित रूप से 97% मोदी सरकार के दौरान हुई हैं। अगर 1966 में संतों की हत्या नहीं हुई होती, हिम्मत जवाब दीजिएगा, हिम्मत जवाब दीजिएगा। दीपक जी होना पड़ता, दीपक जी नहीं होना पड़ता, कानून से चलेगा या समूह की गुंडागर्दी से चलेगा माध्यम से। और समूह की गुंडागर्दी दीपक जी के साथ है, किसान के साथ आपके साथ भी होगी, मेरे साथ भी होगी। समूह की गुंडागर्दी की वकालत करनी चाहिए, समूह का गुंडा करना शुरू करी जाए। किसान दो रक्षक है और 80% गुंडा करने का काम किया। नहीं, राजीव त्यागी जी, आप मुझे एनसीआरबी किस साल का डाटा है मुझे बता दीजिए ना, मुझे प्रूफ बता दीजिए, मुझे कागज बता दीजिए। अगर आप ये फैक्ट रखना चाहते थे तो मैं आपको पूरे फैक्ट्स निकाल कर देता। आपको पता है कि मेरा रिसर्च कैसा होता है, लेकिन अब मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आप रोहित में मूला में दलित की हत्या की बात कर रहे हैं, एक में आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, एक में आप मुसलमानों की असुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप बात किसकी कर रहे हैं? मैं कभी मिथ्यावादन नहीं करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं। चलिए, मैंने प्रेम शुक्ला को बहुत देर से खामोश रखा है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल आप पर भी है। दीपक जी, मुझे लगता है थोड़ी तर्कसंगत बात कर लें। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए दीपक जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देश कानून से चलेगा, ये समूह की गुंडागर्दी से चलेगा? समूह की गुंडागर्दी मारेंगे और मुझे मारेंगे। राजीव त्यागी जी, मुझे बता दीजिए ना, 125 करोड़ के मुल्क में मॉब लिंचिंग के अगर 30 वारदात हुए तो आप देश को सुरक्षित करार दे देंगे, आप देश में भय का माहौल पैदा कर देंगे। आप बोल क्या रहे हैं ये तो सोचिए। देश में मैंने देश में ये कहा, देश में मूल मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार इस तरह के कार्य कर रही है। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि सरकार विकास के पैमाने पे फेल है, सरकार रोजगार देने के मामले में फेल है, सरकार किसानों को बेहतर दाम देने के मामले में फेल है, सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में फेल है, सरकार आपको एक बात बता दूं राजीव त्यागी जी, सरकार चाइना के फेल है, सरकार एफडीआई लाने में फेल है, सरकार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटता जा रहा है। बात कर रहे हैं सरकार की बात को कर रहे हैं। इसे सरकार राजीव त्यागी जी, आप मुझसे से भटक जाते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने कंप्यूटर होगा, आपके सामने कंप्यूटर होगा। रोजगार की दिशा में सरकार ने क्या कार्य किया? को नष्ट कर रहे हैं राजीव त्यागी जी। स्वस्थ बहस को आप आम का जवाब अनार देंगे तो आप सोचते हैं मेरे गले उतर जाएगा। मैं मॉब लिंचिंग की बात कर रहा हूँ। मूल मुद्दों 9 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस निकालिए। एक मिनट राजीव त्यागी जी, महत्वपूर्ण है। 9 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस निकालिए, उसमें एक बहुत बड़ी खबर छपी हुई है कि सरकार अभी तक मॉब लिंचिंग के डाटा कलेक्ट ही नहीं कर पाई है और एनसीआरबी में इस तरह का कोई पैमाना ही नहीं है और उसको बनाने की बात हो रही है। अब आप बताइए, आपने 2010 से लेकर 2017 तक के मॉब लिंचिंग का डाटा भी दे दिया और उसमें 97% मोदी सरकार में बता दिए। मतलब ये तो पूरी गैर जिम्मेदाराना बात हुई ना। आप अपनी पार्टी के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे। इनका राजनीतिक धर्म बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्पष्ट कहता हूं दोबारा से, 2010 के बाद से जितनी भी गांव के मामले में लिंचिंग हुई है,
जितनी भी लिंचिंग हुई है 3 साल में 97% हुई है। 3 साल में, NCERT की 3 साल में, बताइए 3 सालों में सबसे ज्यादा हुई है। और प्रधानमंत्री महोदय को इसलिए कहना पड़ा कि 80% गौरक्षक। अच्छा, मुझे आप कोई बता दीजिए, आप एनसीआरबी की वेबसाइट खोल के, आप एनसीआरबी की वेबसाइट खोल के मुझे दिखा दीजिए आपका डाटा सही है। आपने डाटा कहां से पढ़ा है उसका सोर्स बता दीजिए। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 2014 के मुकाबले, एनसीआरबी डाटा के हिसाब से 2014 के मुकाबले 2015 में दलितों पे ज्यादा आक्रमण हुए हैं, उनकी हत्याएं ज्यादा हुई हैं। क्या ये सत्य नहीं है? एनसीआरबी की साइट खोलिए, दलितों वाले मामले में उठा के देखिए। आप एनसीआरटी आप दिखा दीजिए ना भाई, इतनी देर से बहस कर रहे हैं। 15 मिनट दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। 15 मिनट टाइम खराब कर दिया आपने। ज्ञान लेके आया करिए, बिना ज्ञान के मत आइए। चले भाई, पूरा ज्ञान हमारे पास है, हम तो मतलब अंगूठा छापे फूके हुए कारतूस हैं। मौलाना साहब, मैं आप ही ज्ञान प्रकट कर दीजिए। ये हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है, ये दिखा देता हूं। जो भी व्यूअर्स आपके सुन रहे हो सुन ले। 86% किल्ड इन कोऑर्डिनेटिव वायलेंस टू एफसीस मुस्लिम आफ्टर मोदी गवर्नमेंट। ये हिंदुस्तान की साइड दिखाई है ना। तो आज क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, ये दिखा दीजिए पूरे अपने दर्शकों को कि राजीव त्यागी झूठ नहीं बोलता है, राजीव त्यागी में सत्य की वकालत करता है और सत्य बोलता है। ये दिखा दीजिए। 16 जुलाई 2017 को छपा है। 16 जुलाई 2017 को। बताइए, मैं अभी सर्च करता हूँ, अभी सर्च करता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स। एनसीईआरटी क्या लेते हैं? अभी सर्च करता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स। 16 जुलाई 2017, 16 जुलाई 2017, 16 जुलाई 2017 हिंदुस्तान टाइम्स। आपको पता है एनसीआरबी अपना डाटा 2017 का कब रिलीज करेगा? एनसीआरबी का डाटा मैंने दलितों के मामले में कहा, इसलिए 2015 तक जब आ गए आप दलित के ऊपर, मैंने दलितों के मामले में कहा है, लिंचिंग के मामले में नहीं कहा है। वाह, बहुत बढ़िया, मामले में नहीं कहा, बहुत बढ़िया। बार आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, त्यागी जी, आप इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, अब आप मुझे बता दीजिए मॉब लिंचिंग और दलित हत्या में कोई अंतर है कि नहीं है? झूठ बेनकाब। अब मैं एक बात कहना, आप खुद ही बोल रहे हैं, ये दलितों क्या जाना है, मुझे जाना है, बस आखिरी बात कहकर के मैं निकल जाऊं। दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। कल से बात चल रही है भैंसी और दर्द। मुझे लगता है कि हामिद अंसारी साहब को जाते जाते अगर कोई मैसेज देना था मुल्क के लोगों को, या कल जो मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा ने बात अच्छी कही उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको दूसरे राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, मैं कल एक पैनल बिठाता हूँ, एनसीआरबी के किसी एक्सपर्ट को बिठाता हूँ, आप एनसीआरबी का ये डाटा निकाल दीजिए। अगर डाटा है तो ये डाटा कहां कहां का है ये बता दीजिए। मॉब लिंचिंग 97% बढ़ी है, ये आपने किस आधार पे किया है? आप निकाल के लाइए रिसर्च, मैं कल इस पर फिर बहस करता हूं। लाएंगे आप निकाल के? मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ। आप क्या देंगे बॉस, आप क्या देंगे? मेरा बहस का टाइम खत्म हो गया। आप बहस तो रोहित वेमुला पर ले गए, बात अल्पसंख्यकों के डर की हो रही है। आदिवासियों और दलितों पे 24% हत्या और अपराध के मुकदमे ज्यादा हुए एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 2014 में 2015 के। अब आप, मैं बात अल्पसंख्यकों की कर रहा हूँ, आप दलितों की कर रहे हैं। राजीव त्यागी जी, आम के बदले अनार मत बोलिए। आप कैसे स्पोक्स पर्सन है? आप कैसे स्पोक्स पर्सन है? अरे आप खुद बोल रहे हैं आप दलितों की बात कर रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं आप दलितों और आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिक्र किया, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का जिक्र किया। अंतर है, आपने इंडियन एक्सप्रेस का जिक्र किया, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का जिक्र कर दिया। हो गया राजीव जी, मैं ये दिखा रहा हूँ। मुझे लगा महाबहस जो है 3 साल में हुई लिंचिंग की। बेपर्दा। मुझे लगा राजीव त्यागी जी, मुझे लगा कि आज मैंने महाबहस के नाम पर आपको बुलाकर कॉमेडी सर्कस दिखाया। फिलहाल हमारी महाबहस में वक्त इतना ही है, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।